नमस्कार। शुरू करने से पहले मैं अपनी खराब आवाज़ के लिए आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। प्लीज़ बेयर विद इट। आगरा कलम की इस दूसरी कड़ी में आप सभी का स्वागत है। कलम प्रभा खेतान फाउंडेशन की पहल है। मैं वेलकम एड्रेस के लिए आईटीसी मुगल से कैप्टन अमित पचौरी को बुलाना चाहूँगी। बहुत ही अनूठा और अच्छा पहल जो कि प्रभा खेतान फाउंडेशन के कलम की तरफ से, जैसे कि मैंने जाना और इससे पहले वाला भी कुछ लास्ट मंथ दैट वाज इट. So I believe this is something which was very much needed in this city, and I'm so delighted, and I absolutely give all the appreciation to the Prabha Khaitan Foundation, especially आकर, because हिंदी साहित्य के बारे में जो भी कुछ ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि we've grown up reading Hindi, but unfortunately we now tend to fumble even while speaking the basic words. But yes, this is something which we are delighted and we feel honored, and we would like to continue with this association with Prabha Khaitan Foundation. और मैं आपका सभी का तहे दिल के साथ स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी तरह के और कार्यक्रम आगे भी होते रहेंगे। धन्यवाद। अब मैं अपनी गेस्ट ऑथर डॉक्टर वर्तिका नंदा जी को आमंत्रित करना चाहूँगी और साथ ही उनसे वार्तालाप करने के लिए श्वेता बंसल को बुलाना चाहूँगी। इनका नाम मीडिया और साहित्य के क्षेत्र में बहुत विख्यात है। रेप और प्रिंट मीडिया की रिपोर्टिंग में इन्होंने पीएचडी करी है। लेडी श्रीराम कॉलेज से जर्नलिज्म का अध्यापन कर रही हैं। जी टीवी, एनडीटीवी, भारतीय जन संस्थान और लोकसभा टीवी, इन सब से इनका बहुत पुराना और बहुत गहरा नाता है। पत्रकारिता से हटकर अब इन्होंने जेल कैदियों के साथ भी काम करना शुरू किया है और उसके तहत इन्होंने तिनका तिनका सीरीज की शुरुआत करी है। तिनका तिनका सीरीज में इन्होंने कई किताबें लिखी हैं, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध किताब है तिनका तिनका तिहार। एक ये ऐसा अद्भुत और बहुत ही डिफरेंट कलेक्शन ऑफ पोएट्री है, पोएम्स है, जो जेल की महिला इनमेट्स ने लिखा है। एंड बिकॉज ऑफ इट्स रेयरिटी एंड बिकॉज ऑफ इट्स ओरिजिनलिटी, जो पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था इस चीज के बारे में, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसको शामिल किया गया है। इनफैक्ट एक इन्होंने गाना भी लिखा है तिनका तिनका तिहार, जो मेल इनमेट्स के लिए लिखा गया था, उसको भी इसमें लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। मीडिया और महिला सशक्तिकरण के कारण इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, जिनमें से सबसे बड़ा पुरस्कार मैं कहूँगी उसका नाम है स्त्री शक्ति अवार्ड, स्त्री शक्ति सम्मान, जो सिर्फ 5 ही महिलाओं को साल में मिलता है। तो 2014 में प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। तो ये बहुत बड़ा अवार्ड है इनका। अब हाल ही में इनको सुप्रीम कोर्ट में देश में के जो जिले में महिलाओं एवं बच्चों की जो सुनवाई होती है, उसमें वर्तिका जी का एक बहुत अहम हिस्सा ये बन गए हैं। तो बहुत इनके सजेशंस और सब सुप्रीम कोर्ट अब अपनाने लग गया है महिला और बच्चों की सुनवाई के लिए। खैर, मैं अब काफी कुछ बोल सकती हूँ और, लेकिन आई थिंक हमें अपनी बातचीत का दौर शुरू करना चाहिए। तो वर्तिका जी, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी, तिनका 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 इज छोटी छोटी चीजों को जोड़कर, तो तिनका तिनका सीरीज जो थी आपके जहन में कब, क्यों और कैसे आया? सबसे पहले आप सभी का आभार मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मेरी बात को सुनने के लिए, समय निकालने के लिए। तिनका का नाम इसलिए रखा क्योंकि इस पूरे माहौल में हर जगह कुछ तिनके हैं और तिनके कहीं दिखते नहीं, उनकी कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन अगर वो तिनका थोड़ा सा भी कहीं चुभ जाए, आंख में चुभ जाए खास तौर पर, तो किरकिरी की तरह बहुत परेशान करता है। इसी तरह कई ऐसे तिनके हैं जिन्हें हम तिनका समझते हैं, वो जेलों के अंदर हैं, और क्योंकि वो जेलों के अंदर है और हम जेल से बाहर हैं, वो हमारी नज़र से दूर है और नज़र से भी दूर है और हमारे जहन से भी दूर है। लेकिन वो तिनके जब बाहर आते हैं दोबारा इसी समाज का हिस्सा बनते हैं, और अगर वो अनदेखी का ही लगातार शिकार रहते हैं तो किसी एक और अपराध के जरिए वो किसी को कभी भी चुभ सकते हैं। इसलिए मैंने नाम तिनका रखा, क्योंकि तिनके की भी एक अहमियत है। अगर हमने उसे इस
लायक छोड़ दिया कि वो हमें आकर फिर से चुभे तो हमारे लिए परेशानी बनेगी। लेकिन अगर हमने तिनको को थोड़ा भी मलहम दे दिया तो वो हमें कभी भी चुभेंगे नहीं। और इसलिए भी मैंने तिनका नाम रखा, क्योंकि मुझे लगा कि ये समाज का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बारे में आम तौर पर हम नहीं सोचते। सुबह उठने पर जेल के बारे में कोई भी सोचना नहीं चाहता, मंदिर जाते हुए भी जेल के बारे में कोई सोचना नहीं चाहता, किसी त्योहार पर, किसी अच्छे मौके पर, किसी जन्मदिन पर जेल के बारे में कोई सोचना नहीं चाहता। इसलिए वो एक निग्लेक्टेड स्पेस है। और फिर मुझे लगा कि इसका नाम मैं तिनका ही रखूं, और मैं इस तिनका को किसी ऊंचाई पर ले जाना चाहती थी। इसलिए तिनका तिनका मेरे लिए भी चैलेंज की तरह सामने आया, कैदियों के लिए भी और शायद समाज के लिए। लेकिन ये थॉट कि आपको जेल के कैदियों के लिए काम करना है, ये आपने क्यों सोचा? उन्होंने आपको क्यों अपनी तरफ आकर्षित किया? मैं बहुत सालों तक क्राइम रिपोर्टिंग करती थी। जब मैं NDTV में थी 8 साल तक क्राइम को ही मैंने करीब से देखा, और मेरी हर सुबह किसी बुरी खबर के साथ ही शुरू होती थी। और क्राइम के अलग अलग शेड्स को मैंने देखा, कभी डोमेस्टिक वायलेंस को देखा, कभी रेप को देखा, कभी मर्डर को देखा। और आमतौर पर स्टोरीज 5Ws और 1H पर आकर से पड़ जाती थी कि कहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और जिसने किया उसके साथ क्या हुआ। और टेलीविजन की दुनिया आमतौर पर उसी लिमिटेशन के आसपास ही घूमती है कि खबर की होने से लेकर खबर कहाँ तक पहुँची, हम बस वहीं पर रुक जाते हैं। क्योंकि खबरों का संसार इतना बड़ा है, इतना कुछ होता है हर समय, उससे आगे जाने का समय नहीं। और मुझे लगा कि अब मैं दूसरे हिस्से पे काम करूँ, क्योंकि अपराध हो गया, जो अपराधी था उसकी भी पहचान शायद हो गई, लेकिन फिर वो अपराधी गया नहीं। आमतौर पर हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अपराध के होने के बाद हमें लगता है वो संसार खत्म हो गया। असल में दुनिया उसके बाद शुरू हुई, और उस दुनिया को मैं देखना चाहती थी। आप खुद ही सोचिए, आपने अपने बचपन से लेकर अब तक कितनी सारी क्राइम स्टोरीज सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, और उनको लेकर कोई उत्सुकता होगी कहीं दिमाग में कि अगर रंगा बिल्ला का केस हुआ था तब, या कसाब जब जेल में था तब, उसके बाद मनु शर्मा का केस अभी आजकल लोग डिस्कस करेंगे, और बहुत सारे केसेस। तो जेल की अगर सजा हुई तो उसके बाद हुआ क्या? तो बहुत सारे सवाल असल में अनसुलझे सवाल हैं। जेल का एक अलग संसार है और वो समाज भी अलग है, लेकिन वो समाज हमारे समाज के सामने नहीं आ पाता, क्योंकि एक तो वहाँ पर रोशनी कम जाती है, वहाँ पर जेल की सलाखें, लोहे की सलाखें, उन्हें पार करना आसान नहीं है। वहाँ पर हो क्या रहा है उसे जानना भी आसान नहीं है। जो जेल के अंदर जाता है उसकी ज़िंदगी नए सिरे से फिर से शुरू होती है, या मैं कहूँगी कि फिर से खत्म होती है, और नए सिरे से उसे लिखने की कोशिश करनी होती है। उसका परिवार, उसके अपने बच्चे, उसका अपना समाज, उसके रिश्तेदार, वो सब कहाँ हैं? क्योंकि अपराध किसी एक ने किया होगा, पूरे परिवार ने नहीं किया, उसके पड़ोसी ने नहीं किया, उसके अपने बच्चों ने नहीं किया। तो जिसने अपराध किया उसकी तो एक सजा है, लेकिन एक बहुत बड़ा संसार और है जिसने कोई अपराध नहीं किया लेकिन सजा उसे भी मिली। उस अपराध की दुनिया को जानने के लिए मैंने सोचा कि मैं जेलों में जाकर कुछ काम करूं। ये मेरे लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि शुरू में जब तक बहुत लोगों को नहीं पता था कि मैं वीकेंड्स पे अपराध पर काम करती हूँ, मैं जेलों में जाती हूँ। जो मेरे आसपास का समाज था वो सिर्फ इतना जानता था कि वीकेंड पे मेरा मोबाइल काम नहीं करता, वो रीचेबल नहीं होता, और अगर रीच में होता तो सिर्फ रिंग जाती है और मैं फोन नहीं उठाती। तो ये बहुतों के लिए रहस्य था कि मैं कहाँ रहती। ये रहस्य उस दिन खुला जब 2013 में तिनका तिनका तिहाड़ पूरी हुई, और उसे इस देश के होम मिनिस्टर ने प्रगति मैदान विज्ञान भवन में रिलीज किया, जब दुनिया का पहला आपका कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान ने होस्ट किया। और उस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत तिनका तिनका तिहाड़ की किताब और गाने से हुई। और उससे बहुत से लोगों को इस बात का अंदाजा हुआ कि मेरी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा जेलों के काम कर रहा है। और उसके बाद मुझे लगा कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तिहाड़ में रेगुलर बेसिस पर जाती थी, 93 से मैं तिहाड़ जेल को देख रही हूँ। पहली बार जब किरण बेदी वहाँ पर जब डीजी प्रिजन थी तब मैंने पहली बार तिहाड़ को देखा। उसके बाद डीजीज बदलते रहे, मेरी भी स्टोरीज बदलती रही, लेकिन जेलों को मैं देखती रही, और जेलों की रिपोर्टिंग को भी मैं अलग अलग स्तर पर देखती रही। एज ए जर्नलिस्ट जब मैं चाहती थी तब मेरी अप्रोच और अलग तरह की होती थी। मैं भी चाहती थी कि मैं एक स्टोरी करूँ, आऊँ और उस स्टोरी को पूरा कर दूँ, और बस वो उसके बाद बात खत्म हो जाए। लेकिन मैंने देखा कि एक बार और बहुत सारी घटनाएं होती रही। जैसे एक बार ये हुआ कि जो कैमरा पर्सन मेरे साथ शूट करने गया था, उसका रात को 8:30-9 बजे फोन आया, और वो बुरी तरह से रो रहा था फोन पर। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, मैं भी घबरा गई कि क्या हुआ। तो उसने कहा कि
देखिए मैम, मैं वो शूट करके बाहर आया और मैं तो बस में जा रहा था और कंडक्टर ने पकड़ के मुझे पीटना शुरू कर दिया। और पीटा इसलिए क्योंकि जेल में जब जाते हैं तो आमतौर पर यहाँ पर एक स्टैंप लगती है, तो स्टैंप पे लिखा हुआ था तिहाड़ जेल। और ये लौटते हुए बस में था और इसने ऐसे पकड़ा था हैंडल, तो कंडक्टर ने देख लिया तिहाड़ जेल लिखा है, तो बिना कुछ पूछे उसने उसे पीटना शुरू कर दिया कि तुम तो जरूर कैदी हो, या तो तुम भाग कर आए या जो भी है, लेकिन तुम कुछ मामला सस्पिशियस है, तब उसने मुझे फोन मिलाया। ऐसी बहुत सारी चीजें हुई जब मैंने ये देखा कि जेल के बारे में कुछ फिक्स्ड परसेप्शंस हैं। जेल असल में वो नहीं है जो फिल्म दिखाती है, और जेल असल में वो भी नहीं है जो सिर्फ मीडिया का एक हिस्सा दिखाता है। जेल उससे बहुत आगे। तो जेल में जाना अपने आप में, वैसे अगर कोई सोचे कि जेल के बारे में, जेल की चार दीवारी के बारे में, तो वैसे ही रोंगटे खड़े हो जाएं कि आप कहाँ कैदियों से घिरे हो चारों तरफ, तो आपको डर नहीं लगा, संकोच नहीं हुआ? क्या आपके मन में क्या क्या ख्याल थे उस समय? मैं कैदी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक बहुत ही चर्चित केस जिसके बारे में आप लोग लगातार पढ़ रहे होंगे। तो एक दिन वो बंदी मुझे दिखा जेल में, और मैंने देखा कि मुझे देखते एकदम तेजी से वो निकल गया। तो मैंने उसे आवाज़ दी कि जरा क्या हुआ? मैंने कहा आज तुम मुझसे मिल के नहीं जा रहे हो? तो बोला कि मैं आपसे अकेले में बात करना चाह रहा था, तो यहाँ तो साहब खड़े थे तो मैंने सोचा मैं निकल गई। तो मैंने कहा नहीं तुम बताओ तुम्हें क्या बोलना है? तो उसने मुझे कहा कि मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको मुझसे डर नहीं लगता? तो मैंने कहा क्यों? मैंने इतनी मर्डर की। तो मैंने कहा कि तुम्हें लगता है मुझे तुमसे डर लगना चाहिए? बोला मैं हमेशा जब भी आपको देखता हूँ मुझे लगता है कि आपको मुझसे डर क्यों नहीं लगता। तो मैंने कहा क्यों, तुम्हें ऐसा सवाल क्यों दिमाग में आया? तो उसने कहा इसलिए आया क्योंकि मुझे आपको देख के बहुत डर लगता है। तो कई बार ऐसा भी होता है। और मैंने उससे कहा कि तुम्हें मुझसे डर क्यों लगता है? तो उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं इतनी मर्डर किया हूँ और मुझसे सब लोग डरते हैं, और आप मुझसे ऐसे बात करती हो और आप मुझे हर बार कहती हैं आंखें उठाकर बात करो। मैं उसे हमेशा कहती थी सामने देखकर बात करो ना, तुम आंखें झुकाकर क्यों बात करते हैं? तो मुझे लगा कि मैं जब आपकी तरफ देखता हूँ तो मैं डर जाता हूँ, इसलिए मैंने आपसे पूछा। तो ऐसा भी होता है, और अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। कभी कभी कुछ खुशनुमा लोग मिलते हैं, और असली बात ये भी है कि जेल का काम करते करते मेरे अंदर भी बहुत बदलाव आया। मुझे भी ऐसे लगा कि हम बाहर की दुनिया में इतनी सारी एरोगेंस, इतना सारा ईगो, इतनी सारी गलतफहमियां लेकर चलते हैं, जेल में जाते जाते सब उतर जाता है। असल में जब जेल के अंदर जो भी जाता है तो पहले सारा सामान बाहर रखवा लेते हैं, और वो एक्चुअली वो सिर्फ इसलिए नहीं कि इंसान को ये दिखाना है कि आपकी मेटेरियलिस्टिक चीजें बाहर रह जाएंगी, असल में वो मानसिक और सामाजिक तौर पे भी सब उतारते हैं। चाहे वो एक रिंग हो, चाहे वो एक चूड़ी हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो जरूरी सामान जिसे हम जरूरी मानते हैं, वो एक पर्स हो, एक बैग हो, एक मोबाइल हो, ये तमाम चीजें बाहर रह जाती हैं। और सिर्फ वही नहीं रह जाता, रिश्ते भी बाहर रह जाते हैं। बहुत सारे अपने बाहर रह जाते हैं जिन्हें हम सोचते हैं वो अपने। बहुत सारे मामलों में कोई अपना ही जेल में भेज देता है और भेजते ही वो बदल जाता है। जैसे मैं अभी इनको बता रही थी कि अभी हाल में मुझे एक महिला मिली, जेल के अधिकारियों ने मुझे बताया कि आज इसका 25वां दिन है और ये अपना मेंटल बैलेंस खो चुकी है। मैंने उससे बात की, वो आप ही की जैसी, हमारी जैसी एक नॉर्मली सी महिला थी। मैंने उससे कहा क्या हुआ? तो उसने कहा मेरी टिकट देखो, ये सब है मेरे पास, मैं तो ये गैस का सिलेंडर ले जा रही थी और मैं तो ट्रेन में थी और मुझे पकड़ लिया। तो मैंने कहा अच्छा तुम कहाँ ले जा रही थी और क्यों ले जा रही थी? बोले कि कुछ नहीं, हस्बैंड ने कहा कि सास के पास सिलेंडर जाना है, संडे वाला दिन था, मैंने तो सिलेंडर लिया और मैं तो ट्रेन में बैठ गई। और 2 स्टेशन बाद टीटी आया, टीटी ने कहा क्या है? मैंने कहा सिलेंडर है। तो बोले तो भरा है, भरा तो ले जाना मना है। और मैंने उससे बड़ा कहा कि अरे मुझे तो पता नहीं था, मैं तो लेकर जा रही थी। उसने मुझे जेल में डाल दिया। मैं जब से आई हूँ मैं बार बार कह रही हूँ मेरे हस्बैंड को फोन मिलाओ, वो आ जाएंगे मुझे मिलने के लिए। लोग कह रहे हैं फोन का वो नंबर ही बंद है। तो मैंने कहा अच्छा नंबर बताओ। मैंने अपने मोबाइल से मिलाया, मैंने वाकई देखा 10 बार 20 बार मिलाया, नंबर बंद है। मैंने कहा तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं? तो वो बोली रेलवे में। बाकी ऐसी घटनाएं ऐसे रोंगटे खड़े कर देता है एकदम। We are really shocked to hear that. And just imagine, nobody knows how long she is going to spend her time in the jail. No one knows. There are many women who may have committed crimes, but at the same time there are many who have not done, but they are inside the jail. So स्थितियाँ कभी भी बदल सकती हैं।
और किसी के साथ में बदल सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक इमोशनल कनेक्ट उसे समझने का। और कई बार जब कोई जेल से आता है या आती है और समाज उसे पेंट कर देता है तो जेल से आई है विदाउट नोइंग कि एक्चुअली किस लिए गई थी, हुआ क्या था, किसकी वजह से गई थी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमें बाहर के समाज में बहुत सारे लोग अपराधी दिखते हैं। कई लोगों को देख के आपको लगता होगा, मुझे लगता है, बहुत स्ट्रांगली लगता है कि असल में इस आदमी को जेल के अंदर होना चाहिए, वो है बाहर। इनफैक्ट उन लोगों के साथ वो पिक्चर खिंचाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, फेसबुक फ्रेंड बनाते हैं, सेल्फी खींचते हैं, उन्हें घर पे बुलाते हैं, हम ऑनर्ड फील करते हैं हमारे घर आए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनके नाम के साथ कई बार हम ऑनरेबल भी लगाते हैं। होना चाहिए था उन्हें जेल के अंदर। उसी तरह जेल के अंदर जाने पे मुझे कईयों को देखकर लगता है असल में इन्हें जेल के बाहर होना चाहिए था। इन्हें किसी स्टेज में होना चाहिए था, इन्हें बॉलीवुड में होना चाहिए था, इन्हें लिटरेचर में होना चाहिए था, इन्हें किताब लिखना चाहिए था, इनकी जिंदगी तो कुछ और होनी चाहिए थी। इन्हें किसी और ने उनकी कहानी लिखी, कुछ और कहानी लिखी और वो जेल गई। हाँ, जैसे वो आपका अगर YouTube पे गाना देखा जाए तो जो जेल इनमेट्स हैं जो डांस कर रहे हैं, जो गाना गा रहे हैं, जो एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें देख के मतलब देयर आर सम वेरी हैंडसम एंड वेरी ब्यूटीफुल गर्ल्स देयर। मतलब उनको देख के आप कहीं से भी नहीं सोच सकते कि ऐसा उन्होंने कोई क्राइम किया होगा। हाँ, ये जो बात करें वो है तिनका तिनका तिहार, एक गाना है, वो YouTube पर आपको मिल जाएगा। उस गाने की कहानी ये है कि जब ये किताब आई तो मुझे लगा कि मैं एक गाना लिखूं। उस गाने को पहले पुरुषों ने गाया, फिर मुझे लगा कि नहीं, महिला और पुरुष दोनों के साथ हम कुछ करते हैं। जीवन में आप आमतौर पर ऐसा कोई स्पेस नहीं होता जहाँ महिलाएं और पुरुष दोनों एक साथ कुछ कर सकें। तो हम लोगों ने स्पेशल परमिशन लिया जिसके तहत ये कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष एक साथ आए और हम लोगों ने बहुत बड़े लेवल पर उसे शूट किया, बहुत अच्छे कैमरास लगाए, सब कुछ किया। और हम लोग जब शूट जिस दिन कर रहे थे, उनकी ड्रेसेस सब कुछ अंदर ही बनी, सब कुछ अंदर हुआ। तो जब शूट करने लगे फिर ख्याल आया कि अरे मेकअप कौन करेगा। तो एक फीमेल सामने आई, बोली कि मैं मेकअप आर्टिस्ट थी, मैं ही करूँगी मेकअप। और उसने ऐसा खूबसूरत मेकअप किया कि मुझे लगता है कि अच्छे अच्छे लोग शायद ऐसा मेकअप ना कर पाए। उसने महिलाओं का, पुरुषों का, सबका मेकअप किया, हमने शूट किया। और फिर क्या हुआ कि मेरा एक प्रोग्राम था उन्हीं दिनों न्यूयॉर्क में, तो मैंने, क्योंकि गाना रिलीज नहीं हुआ था, तो मैंने सिर्फ 20 सेकंड के लिए चलाया और बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड ऑडियंस थी। उसमें ज़्यादातर लोग पुलिस ऑफिसर्स थे। तो मैंने उसे चलाकर फिर मैंने कहा कि आप बताइए आपका रिएक्शन क्या है। तो एक पुलिस ऑफिसर जिन्हें मैं पहचानती थी वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि था बहुत अच्छा लेकिन ये कंप्लीट फेलियर है आपका, अब तक का आपका जितना काम है उसमें सबसे बड़ा फेलियर है। तो मैंने उनसे पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि देखो जो आर्टिस्ट चुने इनमें से एक भी कैदी नहीं लग रहा, यू शुड हैव पिक्ड अप पीपल who look like him. Oh my God. I said, sir, thank you so much because this is the biggest compliment for me. And you'll be really surprised to know that none of them is an artist. All of them are inmates. All of them. And they actually look like dancers. They actually look like Bollywood, Hollywood dancers. Yeah. बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं. You will not make out that they are और inmates. इनमें से कई सारे लोग अभी भी जेल में हैं जिन्होंने उसे परफॉर्म किया, वो जेल में हैं। उनमें से 2 लोग छूट गए। छूटने के बाद वो मुझे मिलने आए। पहले एक ने फ़ोन किया कि और बहुत दबी सी आवाज़ में फ़ोन किया। आमतौर पर मुझे जेलों के फ़ोन शाम में या सुबह आते हैं, जब कोई दबी आवाज़ से फ़ोन आता है तो मैं समझ जाती हूँ कि ये कहाँ से आया होगा। तो उसने मुझे फ़ोन किया कि मैं आपसे मिलने आना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसे एक जगह बताई, वो आया मिलने। और जिस रेस्टोरेंट में हम बैठे थे, मैं एक ही जगह पर आमतौर पर सबसे मिलती हूँ, तो वो वेटर ने उसे पानी वानी पिलाया, खाना खिलाया, सब हो गया। और जब वो गया तो उसके बाद जब मैं पेमेंट कर रही थी तो वेटर ने आकर धीरे से पूछा, मैम ऐसा मुझे लग रहा है कि ये जो आया था ये जेल से ही छूटा था क्या? तो मैंने कहा हाँ। बोला अरे देखिए मैंने कैदी को खाना खिला दिया। तो मैंने कहा तो क्या हुआ ना, मतलब वो कब कौन कहाँ जाएगा कोई पता नहीं। कोई जेल में भी जा सकता है, कोई पार्लियामेंट में भी जा सकता है। की बात भी जा सकते हैं, पार्लियामेंट में भी जा सकते हैं। हम जब कोई पार्लियामेंट में जाता है तब तो हम नहीं कहते हमने उसे खिला दिया, होता है ऐसा। politically correct और incorrect. चीजें ज्यादा politically incorrect है तो कोई बात नहीं। तो ये तिनका तिनका के तहत जैसे आपने ये बोला सॉन्ग और कलेक्शन ऑफ पोएम्स, मतलब क्या है इसमें, क्या क्या आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या है, ये आप हमें बताइए जरा इसके बारे में। एक्चुअली तिनका तिनका एक सीरीज है। जिस भी जेल या जिस भी स्टेट में मैं काम करती हूँ तो वहाँ पर आमतौर पर कोशिश ये होती है कि हम पहले तो एक वॉल को चुनते हैं जो सेंट्रल वॉल होती है। उस वॉल पर हम लोग कुछ करते हैं जो तिनका की थीम पर अलग तरह का, हर जेल में हम अलग तरह से काम करते हैं।
फिर उसके बाद किसी किताब पर काम होता है। तिहाड़ जेल की जो किताब थी वो पूरी तरह से पोएट्री सेंट्रल किताब थी, और इसमें वहाँ की जो महिला जेल है उसकी 4 इनमेट्स को चूज किया था। कई दिनों की मेहनत के बाद 4 लोग सामने आए और उनकी पोएट्री का ये कलेक्शन था। और फिर जैसे मैंने कहा एक वॉल बनी तिहाड़ के सामने से। अगर आप गुजरे, मैं ये नहीं कहूँगी आप तिहाड़ जाइए, लेकिन मैं कह रही हूँ कि तिहाड़ के सामने से आप कभी गुजरेंगी तो आप देखेंगे एक लंबी सी वॉल है और उसमें बहुत अच्छी सी पेंटिंग है। कई बार आपको दिखेगा लोग वहाँ खड़े होकर सेल्फी खिंचवा रहे हैं। वो जो वॉल है वो तिनका तिनका तिहाड़ का एक पार्ट है। और फिर ये सॉन्ग, तो हर जेल में हम सॉन्ग पर, किताब पर, कैलेंडर पर ऐसे काम करते हैं। उसी तरह फिर दूसरी किताब है डासना जेल से, तिनका तिनका डासना, जो कि ये किताब है। और इस किताब की कहानी अलग है। ये किताब 5 ऐसे इनमेट्स की जिंदगी पर आधारित है जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट पर हैं, जिनमें से 2 लोग नुपुर तलवार और राजेश तलवार भी हैं। उस समय वो लोग उसी जेल में बंद थे, और आरुषि तलवार केस आप लोग जानते होंगे। तो जब मैं अपना काम कर रही थी, जब हमने वॉल कर लिया, कैलेंडर कर लिया, और जब मैं इंटरव्यूज के स्टेज पर थी, तो तब एक चैप्टर मैंने इन पर भी लिखा था। और जब ये किताब हो गई, फिर मैंने वहाँ इनमेट से पूछा था कि इज एनीबडी वुड लाइक टू ट्रांसलेट दिस इनटू इंग्लिश। देन नुपुर तलवार वेरी हेसिडेंटली सेड यस, एंड शी ट्रांसलेटेड दिस बुक इनटू इंग्लिश, एंड हर नेम इज ऑन द कवर ऑफ द इंग्लिश बुक। जब वो अंग्रेजी किताब आ रही थी तब मुझे पब्लिशर ने और बहुत लोगों ने कहा कि ऐसा मत करिए, इससे आपका ब्रांड खराब हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि ऐसा ब्रांड भी क्या जो किसी का नाम डालने से खराब हो जाएगा, लेट मी सी। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। So I worked on this book, and the project was interesting. So Dasna is about how inmates try to reform their lives, और कैसे जब उनके परिवार और उनके रिश्ते छूटने लगते हैं तो कैसे जेल की लाइफ में वो अपने आने वाले समय को देखते हैं, ये उसके बारे में है। उसके बाद कुछ दिनों तक आगरा में भी हमने काम किया। आगरा में भी एक छोटा सा वॉल पर काम किया, फिर एक सॉन्ग पर काम किया, तिनका तिनका आगरा, जो यहाँ का थीम सॉन्ग बना। इसी तरह अभी मैं एक स्टेज पर काम कर रही हूँ, एक पर्टिकुलर स्टेज पर, जिसमें कि जेल की लाइफ क्या है उसको हम इनमेट्स के जरिए दिखाते हैं। तो इट्स अ कॉफी टेबल बुक वेयरिंग दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट एग्जैक्टली जेल लाइफ इज ऑल अबाउट। सो आपके पहले कदम से लेकर अंदर जाने से और फिर बाहर आने तक पूरी जेल में आप क्या देखते हैं वो उसकी कहानी। अच्छा, तो बट जैसे सोसाइटी में टैबू तो है ही है, लाइक यू नो आप जेल इनमेट्स के साथ वर्क करिए, मुश्किल तो है ही। तो हाउ डू यू डू योर फंड रेजिंग, कैसे? आपके लिए तो मुश्किल काम होगा ये बहुत। जब से लोगों को पता लगा कि मैं जेल जाते रहती हूँ और आते भी रहती हूँ तो कई सारे सेलिब्रिटीज मुझे फोन करते हैं और बड़े इंटरेस्टिंग फोन आते हैं। मैं सोचती हूँ एक अलग किताब इसके लिखूँ, सेलिब्रिटी। तो जैसे बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं एक बार जेल ले चलो, और मुझे कई बार एक मतलब स्पेशली जेल मिनिस्टर्स जो हैं या जो डीजीज हैं वो मुझे कहते हैं वर्तिका नंदा शुड नाउ स्टार्ट जेल टूरिज्म, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट यू नो लेट्स हैव अ लुक एट द जेल एंड देन कम बैक। तो ये मेरे हार्ड अर्न ब्रेड एंड बटर का हिस्सा है और मेरी लाइफ का सबसे बड़ा पैशन है, जिसे मैं किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहती। और मैं नानी इज ऑलमोस्ट 97 ईयर ओल्ड, उनसे कुछ पैसे मैंने ले रखे हैं और कुछ मैं अपने पैसों से करती हूँ। वीकेंड्स पे काम करती हूँ इस पर, और मेरे पास कोई फंड्स नहीं, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट बिकॉज फंड्स नहीं इसीलिए काम हो रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि खुशी से काम हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें मेरी नहीं हो पाती, मैं सिर्फ सपने देखते रहती हूँ कि अच्छा ऐसा होगा वैसा होगा। अभी बहुत सारे मेरे पास सपने, आइडियाज मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन हम धीरे धीरे काम करते हैं और लोग सपोर्ट कर देते हैं। सपोर्ट इन अ सेंस, जैसे पोइट्री पर काम किया, किसी में जेल में गई, जेल में ही बैठकर हम लोग काम करते हैं कई घंटे तक, और यही मैं समझती हूँ सबसे बड़ा चैलेंज है। चैलेंज तब होता है जब हम अपने हिस्से में से कुछ निकालते हैं, तब आता है मजा। जब कोई और दे देता है उस हिस्से से कुछ करने का क्या मजा है, वो तो सब कर लेते हैं, पर अपने हिस्से से काटने में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो आपकी आपका जो ये स्ट्रगल है, आपका जो ये पैशन है, इससे आपको लगता है जो इनमेट्स हैं जब ये बाहर आते हैं इनकी लाइफ में कुछ सुधार आता है? डू दे चेंज? सोसाइटी का आउटलुक बदलता है इनकी तरफ? दोनों का बदलता है। सबसे अजीब सी चीज़ मुझे और अच्छी चीज़ तब लगती है जब कोई इनमेट बाहर निकलते हुए ये कहता है कि अब मुझे समाज की ज़रूरत ही नहीं है। जिस समाज ने मुझे छोड़ दिया, जिस समाज ने मेरे साथ ये कर दिया, और अगर वो अपराधी नहीं था तो, और जब वो ये कहता है कि अब मैं अपना समाज छोड़ दूँ, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आमतौर पर रिश्ते और नातों की परख भी तभी होती है
जब रास्ते में थोड़ा सा कंकर आ गया या पत्थर आ गया, तभी पता लगता है। कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी का होता। बिल्कुल, अभी आप रात में पार्टी कर लीजिए, सब आ जाएंगे जिससे कोई ताल्लुक नहीं है, और वो फेसबुक में स्टेटस भी डालेंगे, अपडेट करेंगे। और अभी कोई कह दे कि मेरे घर से ये जेल में चला गया है, तो लोग उस गली के बहुत दूर तक भी नहीं आएंगे, बिकॉज दे विल फील दैट why should we get into this, now let us avoid। so रिश्ते, नाते, दोस्ती, पहचान, सबके सारों का टेस्ट वहीं पर होता है। तो जेल की जो जिंदगी है वो जिसके घर से कोई जेल में जाता है उसको भी बदलती है, जो जेल में जाता है उसको भी बदलती है, और जो परिवार ग्रो कर रहा होता है उसको भी बदलती है। आप जरा सोचिए, अगर किसी के घर में कोई 2 साल का बच्चा है और उसका फादर अगर जेल में चला गया अपराध करके या बिना अपराध किए भी, और पिता आता है 20 साल बाद, तो आप सोचिए वो 22 साल का लड़का, उसकी जिंदगी में वो पूरे समय, वो 20 साल का समय कैसा गुजरा होगा। वो कुछ टैबू से गया होगा, सिर्फ पहचान उसने अपने पिता की नहीं छुपाई होगी, उसने अपनी भी छुपाई होगी। और बहुत सारे लोग पहचान के संकट से ही जूझते हैं। बहुत से कैदी जब जेल से निकलते हैं तो सब कुछ बदल देते हैं, अपना नाम, जैसे मेरे फेसबुक पर बहुत सारे कैदी, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो इनमेट रहे हैं या जिनके परिवार से कोई इनमेट है, और मैं देखती हूँ अक्सर वो फूल पत्तियां, कुछ और चीज, कोई एब्स्ट्रैक्ट इमेज होता है। लेकिन कभी कभी देखती हूँ अचानक अपना फेसबुक में अपना फोटो डाल दिया, तब मैं लिखती हूँ कि अरे आज तुम्हें हिम्मत आ गई। और जब वो कहता है कि नहीं अब मुझे लगा मैं सिर उठा के चल सकता हूँ, आज मैंने अपनी फेसबुक का फोटो बदल दिया, तब मुझे लगता है कि हाँ ये एक बड़ी चीज है। उसी तरह सामाजिक तौर पर भी मैं लोगों को बदलते हुए देखती हूँ। जैसे एक टैब है कि अच्छा ये जो एक इनमेट है इसने शायद कोई अपराध किया होगा, लेकिन अब वो अपराध की सजा काट चुका है, काटने के बाद आया। मैं ये सोचती हूँ कि अगर हमें बॉयकॉट ही करना है तो हमें आमतौर पर उन्हें बॉयकॉट करना चाहिए जिन्हें अपराध की सजा मिलनी चाहिए थी, अपराध की सजा नहीं मिली और वो लगातार अपराध कर रहे हैं, और हम उन्हें सम्मान दे रहे हैं, हम उन्हें अपने साथ बिठा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं है। इससे ज्यादा हिम्मत तो मैं उन लोगों की मानती हूँ जिसने अपराध किया, जेल के अंदर गया, जेल से सजा पाई, वो बाहर आके अपने आप को बदल रहा है और जेल में बाहर आने के बाद वही बदलाव के साथ हो रहा है। मैं उन लोगों को ज्यादा सम्मान करती हूँ। लेकिन इसमें एक और सच भी है कि बहुत से लोग जेल से आने के बाद, स्पेशली जो लोग बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, आमतौर पे जब वो जेल से निकल रहे होते हैं, जेल के बाहर वो अक्सर मीडिया से कहते हैं कि हम अब जेल के लिए ये करेंगे। बड़ा दुख होता है जब वो कुछ नहीं करने, कुछ भी नहीं करते। अभी मैं कुछ दिन पहले येरावता की जेल में गई थी, 14 दिन पहले की बात है। उसके बाद मैं मुंबई जेल में गई, जो आर्थर जेल है, जहाँ पर कसाब को फांसी दी थी। उसके बाद मैं कुछ और जेलों में गई और मैं कई लोगों से जब मिली तो मैंने कुछ अधिकारियों से पूछा कि यहाँ से निकलते हुए भी कई लोगों ने कहा था कि हम कुछ करेंगे, किसी ने किया, हमने कोई झांकने भी नहीं आया। एक ये भी सच है कि कई बार हम उस बुरे समय को तुरंत ना सिर्फ भूल जाना चाहते हैं, हम जो कहते हैं उससे हम रिस्पेक्ट भी नहीं करते। लेकिन जो आपने कहा था बदलाव आता है, वो वाकई आता है। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट बार बार इस पर सुनवाई जब कर रहा है कि जेलों में बच्चों की और महिलाओं की स्थिति को कैसे बदला जाए, और मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट अभी तक का मुझे लगता है किसी भी अवार्ड से ज्यादा ये है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट ने कुछ सलाहों को माना और उन्होंने कहा कि हाँ, इनमें से कुछ सलाहों को शायद इस योग्य माना गया कि हम इन्हें लागू कर सकते हैं। एक तो वो मुझे लगता है वो बड़ी चीज है, और दूसरी तरफ मुझे ये भी लगता है कि कई कैदी भी ऐसे हैं जो जेल के अंदर अब ये सोच रहे हैं कि हम बाहर निकलेंगे और बदलेंगे। जैसे कि आप देखिए, हमारा पूरा का पूरा जो फ्रीडम स्ट्रगल रहा उसमें कितने लोग जेल के अंदर रहे और उनको हमने रिस्पेक्ट दी क्योंकि उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट का वो हिस्सा बने। चाहे वो भगत सिंह हो, महात्मा गांधी हो, नेहरू हो, तमाम ऐसे लोग, और आप चाहे इंटरनेशनली देख लीजिए, चाहे ऑस्कर वाइल्ड है, बहुत से लोग जेलों के अंदर लिख रहे थे, कुछ काम कर रहे थे, और वो जब जेल में इससे बाहर आए तो हमने उन्हें रिस्पेक्ट दी क्योंकि उन्होंने जेल में रहते हुए कुछ रचा। कई बार जेल के अंदर रहते हुए लोग मुझे ज्यादा प्रोडक्टिव लगते हैं उन लोगों की तुलना में जो जेल के बाहर है। हम अपनी आजादी को रिस्पेक्ट ही नहीं करते। जब मुझे कोई कैदी, मैं जब जेल से बाहर निकल रही होती हूँ, मैं कभी किसी कैदी से नहीं कहती हूँ अच्छा मैं जा रही हूँ, क्योंकि जा रही हूँ शब्द उन्हें बहुत तोड़ता है। वो बहुत डर जाते हैं जब वो सुनते हैं कि कोई जा रहा है, पता नहीं वो आएगा भी या नहीं आएगा, मिलने भी आएगा या नहीं आएगा, पता नहीं, और उन्हें ये भी पता नहीं होता वो कब जाएंगे, उनके लौटने का समय कब आएगा। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने जेल के अंदर रह के उस समय को वैल्यू किया है। हमने डासरा जेल में जब एक वॉल बनाई, वो भी यूट्यूब पर आप उसे कभी देखिएगा, उसमें 10 एलिमेंट्स हैं, उनमें से एक घड़ी भी है। जेल के अंदर जो है वो समय को बहुत वैल्यू करता है, और जेल के बाहर हम जो हैं, हमें अक्सर लगता है कि समय तो हमारे हाथ में है, जब भी आएगा और जब भी जाएगा।
बहुत सारी चीज़ों की अहमियत मैंने भी जेल के अंदर सीखी। जितनी बार मैं गई हूँ उन कैदियों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने सिखाया कि समय से ज़्यादा तेज़ी से गुजरने वाली तो कोई चीज़ नहीं। इतने सालों से किताबें पढ़ रही थी तब मैंने नहीं सीखा जो मैंने कैदियों से सीखा। हाँ, जेल में समय बिताना उनके लिए एक एक पल एक एक सदी के समान होगा, आई एम श्योर। बहुत बहुत तो जैसे ये तिनका तिनका दास्तां है, तिनका तिनका तिहाड़ है, इसको एक ऐसी जगह जहाँ इमोशन एकदम हाई पर चली जाती है। अगर आप अचानक ये कहें कि अरे इसके बाद तो बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है, और शायद अगर आप वैसा ना कर पाए तो बहुत जल्दी लोगों के सपने टूट जाते हैं। तो मैंने कहा कि छोटी सी चीज़ें होगा पर वैसा होता है। तो एक तो विश्वास का मामला, दूसरा मेहनत का मामला, और तीसरा ये भी कि उनकी रिकग्निशन, जिसने जो किया उसको उसका हक जरूर मिले। जैसे रोबर्ट तलवार ने अगर किताब को ट्रांसलेट किया तो उनका नाम जरूर आना चाहिए। किसी ने अगर पोएम लिखी उसका नाम आना चाहिए। कोई दीवार को पेंट कर रहा है उसका नाम आना चाहिए। क्योंकि बाहर की दुनिया में तो चोरी चलती है, एक्चुअली बाहर की दुनिया में ज़्यादा चलती है, अंदर की दुनिया में कम चलती है। बाहर की दुनिया में आप ये देख लीजिए कि आप अगर अपने बच्चों को भी दिन में 3 बार कोई बात कह दी तो बच्चे आपसे कहेंगे क्या प्रवचन देते रहते हैं, ये आपको ओल्ड एज का प्रॉब्लम है, ठीक है, या ये जनरेशन गैप है। इमेजिन करिए जेल में तो जो भी जाता है वो प्रवचन ही देता है। जो भी जाता है वो जाकर ये कहता है ये मत करो वो मत करो, वो करते वो खुद ही, लेकिन वो बोलते हैं ऐसा मत करो, झूठ मत बोलना और अच्छे से रहना, डिसिप्लिन में रहता। वो खुद डिसिप्लिन में नहीं रहते लेकिन उनको बोलते हैं, क्योंकि जेल में कैप्टिव ऑडियंस है। बेचारे उठ के जाएंगे, बैठे वहाँ आपका जैसे मन हो तो आप तो उठ के चले जाएंगे। बेचारा इनमेट कहाँ जाएगा, उसको तो पता है दीवार चारों तरफ है, सलाखें चारों तरफ है, सुनना ही। तो अगर नेताजी भी अगर 2 घंटा बोल रहे हैं तो आपको सुनना ही, सिर हिलाना ही है। क्या करेंगे, वो तो CCTV भी लगा, सिर नहीं हिला रहे थे, नहीं पड़ेगा तो हिला रहे हैं, अब वो क्या करें। लेकिन ये भी बात है कि कई बार इनमेट्स ये भी समझ लेते हैं, उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उन्हें भी पता है कि कौन कितना ईमानदार है, कौन क्यों आया है। और कई बार जेलों में स्थितियां एकदम बदल जाती है। जब कोई नेताजी अंदर चले, जैसे ही कोई सेलिब्रिटी जेल के अंदर जाता है, मतलब सजा के तौर पर, या कोई नेता जाता है तो पूरी जेल बदल जाती है। जेल के जिस हिस्से में नेताजी चले गए और अगर वो नेताजी सिटिंग मिनिस्टर थे तो आप देखिए जेल कैसे बदलती है, वो जेल का हिस्सा बदल जाएगा। फिर ये सिफारिश लगने लगेगी कि उस हिस्से में कौन से इनमेट को भेजा जाए, ताकि जब नेताजी अच्छा ढंग से खाना खाए, अच्छी कटलरी में खाए तो उस बेचारे को भी कुछ नहीं जाए। तो ये भी है, ये एक अलग दुनिया है। इससे ज्यादा कहना ठीक नहीं, क्योंकि आपको कॉल कोई ऐसी कहानी जो आपको इनमेट्स ने सुनाई हो, या कोई लाइफ स्टोरी किसी की जिसने आपको सबसे ज्यादा छुआ हो, आप शेयर करना चाहेंगे उनके साथ? बहुत सारी हैं। जैसे मैं हर साल 2 अवार्ड्स देती हूँ, तिनका तिनका बंदनी अवार्ड्स और तिनका तिनका इंडिया अवार्ड्स। ह्यूमन राइट्स डे और वुमेंस डे पर मैं अवार्ड्स देती हूँ, और हम लोग मिलजुल कर जो भी दे सकते हैं उसमें देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, छोटा सा मोमेंटो देते हैं। कई बार जेल के अंदर कोई चीज़ बनाते हैं, फिर वो अलग अलग जेलों में भेजते हैं। एक छोटी सी कोशिश है, लेकिन बहुत ही सात्विक सी कोशिश है। उसमें हर बार जो एंट्रीज आती हैं और जो अवार्डीज होते हैं वो बड़े अलग तरह के होते हैं, वो अनसंग हीरोज हैं। जैसे कि बिलासपुर की जेल में एक महिला है जो कि जेल में आने से पहले वो असल में डॉक्टर की बेटी है, और कुछ घटना हुई, वो जेल के अंदर आ गई। अब वो जेल में नर्स है, उसने बहुत उनकी सेवा की, करती है, और लाइफ इनमेट है, और मुश्किल से 28-29 साल की वो लड़की है, उसको मैंने अवार्ड दिया। बहुत अच्छा काम किया उसने। इसी तरह एक और जेल, उस जेल में एक महिला जेल और पुरुष जेल के बीच की एक जगह खाली थी, वहाँ पर कुछ भी करना अलाउड नहीं था, लेकिन उसने स्पेशली परमिशन ली, सुप्रिटेंडेंट को विश्वास दिलाया कि मैं यहाँ पर इस बैरन लैंड को असल में फर्टाइल लैंड में बदल दूंगी, और वो रात दिन काम करने लगी उस पर। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आज उस पूरे इलाके में इतनी हरियाली है, इतनी सब्जियां उगती हैं कि सिर्फ महिला जेल नहीं बल्कि पुरुष जेल भी इसी जेल से सब्जी मंगाता है। और जो सब्जियां वहाँ उगती हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। जब मैंने उसे अवार्ड दिया तो एक दिन जेलर का फोन आया कि वो आपसे मिलना चाहती है, आप जरूर आइए। मैं गई उसे मिलने। ये इस महिला की उम्र 65 साल है। मैं जब गई उसकी खुशी देखने लायक थी, और उसने मुझे बताया कि देखिए, फिर उसने मुझे कहा कि दीदी आप ये गोभी ले जाइए मेरी तरफ से। और इतनी सुंदर, इतनी सारी सब्जियां उसने उगाई थी। मुझे ऐसे लगा कि असल में हिंदुस्तान अगर बदल रहा है तो ज्यादा जेल के अंदर ही बदल रहा है। असल में
कुछ सच्चा काम भी हो रहा है तो वो जेल के अंदर ही हो रहा है। एक दिन एक मंत्री जी ने कहा कि हमने जेल में पानी की बचत के लिए कमी का अनाउंसमेंट किया। हमने कहा है कि थोड़ा कम पानी यूज करें ताकि बचत हो। तो मैंने कहा मंत्री जी इसकी सलाह की जरूरत तो आपको थी, आपने उनका पानी कम क्यों किया? उन बेचारों के पास ऑलरेडी सुविधाएं कम। इसी तरह कई बार जेलों में जब बड़े अधिकारी जाते हैं, वो कैदी का बनाया हुआ फ्री का एक पेंटिंग ले आते हैं या कैदी का बनाया कुछ ले आते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि हमें जो ये फ्री में लेने की आदत है वो काश जेल के अंदर ना हो, क्योंकि जो जेल के अंदर है उसके पास वैसे भी कोई सुविधा नहीं है। उसको वो अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहा है, वो ओवर क्राउडेड जेल्स में रह रहा है। आपको शायद इस बात को सुनकर हैरानी होगी कि हिंदुस्तान की करीब 150 जेलों में ओवर क्राउडिंग जो है उनकी जो संख्या में रख सकते हैं उससे कम 4 गुना ज्यादा है। जिस स्थिति में महिलाएं जेलों के अंदर रहती हैं, आप अगर उसकी कल्पना भी कर लें, अगर आप उसकी हकीकत की तस्वीर भी देखें, तो शायद कई दिनों तक नींद ना आए। मैं एक बार एक जेल में गई और एक बहुत ही नामी बंदी ने मुझे कहा कि आज मैं आपको वो जगह दिखाना चाहती हूँ जहाँ मैं रोज सोती हूँ। और मैं हर बार जब भी उनसे मिलती थी, मैंने उन्हें कभी नहीं कहा कि मैं उस जगह को देखना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने उस दिन कहा कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और मैं सच बता रही हूँ, मैंने इतनी जेलें देखी, लेकिन मैंने जब उस दिन वो जगह देखी जहाँ वो सोती थी, मेरी खुद की नींद कई रातों के लिए बिगड़ गई। हर रोज सुबह मैं जब उठती हूँ और मैं बहुत जल्दी उठकर काम करने की कोशिश करती हूँ, और हर सुबह जब मेरी होती है, मुझे ऐसे लगता है कि किसी जेल से शायद आवाज आ रही है कि आप उठकर कुछ काम करिए। और वो काम का दबाव इस कदर रहता है कि वो ये जतलाता है कि शायद हम लोग अगर थोड़ी सी भी मेहनत करें तो बहुत कुछ बदल सकता है। तो ये जो बंदनी अवार्ड्स हैं और इंडिया अवार्ड्स हैं, इनके जरिए मैंने बहुत से बंदियों की जिंदगियों में बदलाव आते हुए देखा, और मैंने देखा है कि वो अपराध नहीं करना चाहते। जैसे मुझे याद है, आज से 4 साल पहले मुझे जेल में एक बंदी मिला। मैंने उससे पूछा कि क्यों अंदर, तो बोला मर्डर किया हूँ। मैंने कहा किसका मर्डर किया है? बोला 9 मर्डर किया। तो मैंने कहा अच्छा, जेल से बाहर जाओगे तो क्या करोगे? बोला एक और करना है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि 6 महीने पहले वो मुझे मिला। मैंने उससे पूछा हाँ क्या करोगे जेल से बाहर जाके? बोला कुछ लिखूंगा, आपकी तरह किताब लिखना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों, तुम तो मर्डर करने वाले थे? बोला नहीं, मैंने सोचा अब मैं मर्डर नहीं करूँगा, अब मैं बदल गया। तो वो बदलते। चलिए, आपके एफर्ट्स इतना रंग ला रहे हैं, एटलीस्ट मे भी हमारी सोसाइटी में कुछ सुधार आ जाए। तो कुछ हमें आप अपनी किसी पोइट्री की, किसी स्टोरी की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहेंगी? हाँ, एक तो ये जो तिहाड़ वाली बुक है, इसमें और इसमें फर्क मैं आपको बताती हूँ। इस किताब को जब हम खोलते हैं तो इसमें ऐसे तस्वीरें दिखती हैं। इसमें पोइट्री जो है वो फाड़ने पर नहीं, इसको हमने इसीलिए डिजाइन ऐसे किया है। इसमें हमने इनमेट्स को एक दिन कैमरा दिया था, उन्हें कहा कि आपको जो भी तस्वीर खींचनी हो जेल के अंदर खींच लो। उन्होंने खींचा, बड़ी खुश हुई कि उन्हें आज कैमरा मिला, और उन्होंने फोटोज खींची और फिर ये किताब इस तरह से बनी। लेकिन जब मैं इस किताब पर आई तो इस किताब का अप्रोच मैंने बदल दिया। ये किताब जेल की अपनी तरह की पहली रिपोर्टिंग है। जेल होता क्या है, जेल की शुरुआत से आखिर तक। तो मैं आपको इसका एक छोटा सा हिस्सा मैं सुनाती हूँ। जो शुरुआती हिस्सा है, ये जो जेल है जहाँ पर है, उसके बाहर उसके सामने रेलवे का एक क्रॉसिंग। तो मैंने इस किताब को वहीं से शुरू किया है। रेलवे का एक फाटक है, पटरी बिछी है, जो लोग गाड़ी से गुजरते होंगे वे इसे देखते होंगे। वे क्या जाने इसके आगे क्या है, कौन सी दुनिया है, किसकी दुनिया है। इस पटरी को लांघती ही 2 हाथ की दूरी पर लोहे का एक बड़ा सा दरवाजा है, और उससे ऊपर एक बड़ा सा लोगो, और उसके साथ लिखा है दासनाम जेल। 4 सिपाही गेट के साथ खड़े हैं, लाल पगड़ी, खाकी वर्दी। पहली नजर में ही किसी को भी समझ में आ जाए कि लोहे के इस बड़े और कड़े से दिखते गेट को पार करने के साथ ही हवा का रुख बदल जाएगा। ऐसे गेट तस्वीरों में दिखते हैं, फिल्मों में भी। इस गेट के अंदर ठिठके पल बाहर नहीं आते, बाहर की रोशनी अंदर नहीं आती। मुझे एक पुल बनाना है, ये मेरे जिद है। एक दूसरा हिस्सा है, जब जेल के अंदर कोई मिलने जाता है तो क्या होता है। असल में जो लोग मिलने जाते हैं उसे बोलते हैं मुलाकात का समय। तो मुलाकात में अगर कोई जेल के अंदर है तो परिवार के लोग जाते हैं मिलने, और कभी कभी वो थोड़ा सा कुछ सामान लेकर जाते हैं। किसी के पास एक थैला है, किसी के पास कोई बैग। इसमें बिस्किट हैं, भुजिया है, चादर है, तौलिए हैं, साबुन है, कोई क्रीम है,
किसी ने थोड़ा सा सामान मेन गेट के पास रेलवे फाटक से सटे हाटनुमा बाजार से खरीद लिया है। राखी या दिवाली होती है तो त्योहारों के मुताबिक यहाँ सामान भी बिकता है। इस सामान की सजावट अंदर के लोगों को बाहर के लोगों के लिए आए त्योहारों की आमद की सूचना देती है। वो उसे टटोलते हैं और उत्सव की मौसमी बयार को महसूस करते हैं। कुछ के हाथ में एक कागज है, किसी के हाथ में एक तस्वीर है। घर में बेटी की मंगनी हुई थी, उसी की यादें में साथ में लाए हैं। सभी को किसी से मिलना है। वे अपनी दुनिया में बची किसी खुशी को बाहर किसी खूंटे पर टांग कर आएंगी, फिर अंदर पहुंचेंगी। खूंटी जाती है, उसके ज़िम्मे वक्त की इस उतरन को पहरा देने की जिम्मेदारी है। मुलाकात का ये कमरा मौन है। इसने बहुत सी सांसों को चढ़ते फूलते उतरते देखा है। इसने मजबूरियां देखी हैं। दोनों तरफ से मिलने वालों की इस बेताबी को दुनिया का कोई भी कैमरा अपने लेंस में उतार नहीं सकता। मजबूरियों का वजन अंतरिक्ष के पहिए की गति को थामे रखता है। यहाँ पर एक जाला लगा है, लोहा है, सब लोहा। इधर के लोग उधर के लोगों से अपनी आवाज़ की पूरे दम के साथ बात कर रहे हैं। किसी को किसी दूसरे की बात से कोई मतलब नहीं है। सब खुला है, तब भी ताक झांक है। मैं बता दूं कि लोहे का असल में जाला होता है। इस तरफ लोग होंगे, इस तरफ लोग होंगे और बीच में वो सिर्फ एक उंगली से छू सकते हैं, हाथ नहीं मिला सकते। इतनी सूंघ ली जाती है अंदर और वो उंगली से छू कर एक दूसरे को महसूस करते हैं। इसलिए मैंने दिखाया कि लोहे का जाला है। और बहुत सारे लोग चिल्ला चिल्ला कर आपस में बात करते हैं क्योंकि प्राइवेट स्पेस नहीं है। तो अगर इधर 100 लोग हैं, उधर 100 लोग हैं, वो आपस में चिल्ला रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। सबके पास अपनी अपनी भाषा, अपने अपने शब्द, सरोकार वही कि जो अंदर है वो बाहर कब आएगा। बाहर के लोग उन्हें बाहरी दुनिया के हर संवाद से जल्द जोड़ना चाहते हैं। संवाद की अहमियत जेल में नई करवट लेती है। यहाँ पर वो हर बात ज़रूरी है जिसे आज़ादी का कायदा ईमानी मानता है। जो अंदर है वे बाहर से आए इस अपने से कुशल मंगल होने का भरोसा दिलाता है। शब्द बार बार कहते हैं सब ठीक है, पर शरीर और आंखें वैसा कह नहीं पाती। जो बाहर है वह भी कहता है बाहर सब ठीक है, पर उसका भी ना तो शरीर ना ही उसकी आंखें वैसा कह पाती हैं। शरीर झूठ कह नहीं पाता, आंखें सच छुपा नहीं पाती। आने वाला उम्मीद वाले शब्दों की पोटली लाता है, सुनने वाला उस पोटली से थोड़ी देर के लिए खेलता है। पोटली दोनों के बीच कहीं छूट जाती है। Very So touching very and true, touching and got emotional. civil hearing all that. बहुत 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 धन्यवाद, आप हमारे बीच आई और आपने प्लीज आप मैं ये कह रही थी आप में से कोई अगर कोई भी सवाल पूछना चाहता है सुफी, Please. if you have another 5 minutes to jails. मतलब you've been all over the country, I think. So, what reforms would you suggest? I mean, in the jail. I mean, if you would like to, जो आपने देखा है इतना, तो क्या रिफॉर्म करवाना चाहेंगी या समथिंग लाइक? मुझे लगता है तो हो जाए, क्योंकि हमें ये मानना चाहिए कि हमने अगर एक बार किसी को जेल में भेज दिया तो वो सजा पा रहा है। अब हम अपने आप को कैसे बदलें कि वो जेल से बाहर आए, तो हम उसे स्वीकार करें। और जहाँ तक जेल के अंदर का सवाल है तो ओवर क्राउडिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जेलों में बहुत ज़्यादा भीड़ है और सुविधाओं की बेहद कमी है और जेलें स्टेट के अंदर आती हैं, इसलिए हर स्टेट का अपना अपना नियम है। और कई बार ऐसा भी होता है असल में जैसा मंत्री का मन होता है वैसे ही जेल बन जाता है। अगर जेल मंत्री का मन संगीत में है तो जेल गाना गाएगी, अगर मंत्री का मन पेंटिंग है तो पूरी जेल पेंटिंग करेगी, और अगर मंत्री जी का मन किसी और एक्टिविटी में है तो उसका भी असर ना दिखेगा। जेल के बाहर रिश्वत जाते हुए दिखेगी, जेल से बाहर रिश्वत आते हुए दिखेगी। तो किसका कहाँ पर ये मन है, एक तो ये। दूसरा मुझे लगता है कि जिसको भी जेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए वो बहुत सेंसिटिव इंसान होना चाहिए, चाहे वो डीजी प्रिजन हो, चाहे वो जेल का अधिकारी हो। मजबूरी की नौकरी ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम फ्रस्ट्रेटेड होकर उस नौकरी के लिए जाते हैं तो हम अपनी फ्रस्ट्रेशन बंदियों पे निकालते हैं और बंदी अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी से नहीं निकाल सकता। जैसे कई बार ऑफिस में मजाक में लोग कहते हैं बॉस को गुस्सा आता है तो लोग कहते हैं जरूर बीवी से झगड़ के आए या बीवी ने डांटा होगा। तो बॉस ने तो आके ऑफिस पर अपनी गुस्सा निकाल दिया, लेकिन बंदी गुस्सा किस पे निकालेगा? वो नहीं निकाल सकता, वो अंदर ही अंदर घुटता है। और एक और चीज़ ये कि जेल क्रिएटिविटी की जगह भी हो सकती है, पॉजिटिविटी की जगह भी हो सकती है,
और जेल में सबके लिए बराबरी हो। ऐसा ना हो कि अगर कोई पॉलिटिशियन अंदर बंद हो गया हो, कोई इन्फ्लुएंशियल इंसान बंद हो गया हो, तो कुछ दिनों के लिए एक तरफ चांदनी बाकी अंधेरा। चांदनी हो तो सबके लिए, अंधेरा हो तो सबके लिए। और मैं सोचती हूँ अंधेरे की भी एक सीमा हो, अंधेरे का भी एक तरीका होता है। ऐसा अंधेरा जो जानबूझकर क्रिएट कर दिया जाए ताकि कुछ दिखे ही ना, मैं उसके खिलाफ। क्योंकि ह्यूमन राइट्स है और हर इंसान के कुछ अधिकार हैं। और कुछ लोग जेलों के अंदर, इनफैक्ट हमारे हिंदुस्तान की जेलें ओवरक्राउडेड इसलिए हैं क्योंकि मैक्सिमम लोग अंडर ट्रायल्स हैं। अभी तो यही पता नहीं है कि अपराध किया या नहीं किया, और तभी हमने उसे अपराधी की नज़र से देखना शुरू कर दिया। तो अगर ये सब चीज़ों पर एकदम इमीडिएट ध्यान दिया जाएगा तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें बदलेंगी। बाहर जो लोग हैं हमको कोई जजमेंटल नहीं होना चाहिए कि अगर कोई कैदी है अंदर से आया है, नॉट नेसेसरली कि वो उसने कुछ गलत करा था, इसलिए हम लोग को समाज को ज़्यादा ज़रूरत है अपना नज़रिया बदलने की। सबसे पहले अगर हम किसी कैदी से मिलते हैं, वी शुड नॉट लुक एट हिम कि वो कैदी है। ये आप जो कह रहे हैं बहुत ही अच्छा लगा एंड रियली नाइस टू मीट यू। हमारी अवेयरनेस थोड़ी बढ़ी, मालूम पड़ा कि जेलों में कैसा होता है एंड इट्स वेरी नाइस टू नो दैट यू आर डूइंग समथिंग टुवर्ड्स इट बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग इज द सेम। वी शुड ट्रीट एवरीवन at the same platform. Even if they've done a wrong doesn't mean they are wrong. It is circumstances that are created. So it's really nice and तिनका नाम बहुत अच्छा लगा, explanation बहुत अच्छा लगा. I just want to add something to it. देखिए आप जब चिड़िया घोंसला बनाती है हम उसको बोलते हैं तिनका जोड़ के बनाती है. I hope you will be successful तिनका जोड़ के prison के reforms better करने के लिए and hope people who come out can think more positive and do more for society than कि आके रिवेंज ले, जैसे आपने बोला वो प्रिजनर बदल गया, मर्डर नहीं करूँगा. I'll write a book. Hope you are able to influence the society and it's wonderful. And एक चीज और, आपकी जो appearance है ना बहुत deceptive है. Like you look so delicate and fragile. I cannot imagine all that you have done and that I can know from what you have said. You seem to know ins and out and everything and I'm highly impressed. Very nice knowing you. Thank you so much. Actually, आज जो कह रही ना वो सब मेरी माँ जेल विजिटर थी कानपुर में और अक्सर जाती थी वो. जब वो वापस आती थी तो हम लोग बच्चे थे छोटे, उनसे पूछते थे कि मम्मी आपको डर नहीं लगता जेल में? तो वो आके ये बताया करती थी कि बेटा जेल के अंदर डर नहीं लगता, जेल से जैसे ही बाहर निकलते हैं तब डर शुरू होता है. तो हम छोटे थे तो हमको लगता था कि हम लोग न डरे, इसलिए मेरी मदर ये बात बोल रही है. इतने साल बाद, आज मेरे ख्याल से 50 साल बाद उनकी वो बात मुझे ये याद आ रही है और लगता है अब महसूस हो रहा है कि वो सच कहती थी. हम लोगों को केवल बहलाने के लिए नहीं कहती थी, सच कहती थी. आज आपसे बात करके मुझे अपनी माँ की याद. I'm touched. I'm really touched. Any other questions? Yes, पूर्णमंत्री. क्या करोगे? देखिए बहुत सारे केसेस में वाकई में जाती थी तो बहुत से लोग मुझ पर भी विश्वास नहीं करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं एज ए जर्नलिस्ट क्या पता कि स्टोरी को कैसे मैं ट्विस्ट करूँ. ये शायद और ऐसा भी नहीं कि सभी जर्नलिस्ट मैनिपुलेटिव होते हैं या सभी जर्नलिस्ट जानबूझ के मीडिया ट्रायल करना चाहते हैं. कई बार मजबूरियाँ भी होती हैं, कई बार मीडिया के मालिक वैसा चाहते हैं तभी ऐसा होता है, कई बार हाइप भी क्रिएट होता है. लेकिन यह है कि मीडिया ट्रायल से कभी कभी कुछ फायदा होता है और आमतौर पर ज़्यादा नुकसान ही होता है. जैसे कि अभी खुली जेलों पर बहुत बात हो रही, ओपन जेल्स के बारे में बहुत बात हो रही, और आपने जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि इस देश में असल में सिर्फ 64 ओपन जेल्स हैं जिनमें से 59 जो है वो पुरुषों के लिए, बाकी ही थोड़ी सी जेल्स हैं जो महिलाओं के लिए. और जब उन जेलों के लिए तय चयन होता है लोगों का, आमतौर पर जब अपनी सजा के आजीवन कारावास वाले जो लोग हैं अंतिम सजा के समय जब वो जाते हैं और अगर उनका काम अच्छा होता है तभी उन्हें आजीवन कारावास के बाद ओपन जेल में भेजा जाता है. अब जो मीडिया ट्रायल होता है कई बार कुछ रेट्स का लाइक मिल जाता है, जो उसके लायक नहीं भी होते उन्हें वो जगह मिल जाती है, तो जेलों के अंदर भी पार्शियलिटी होने लगती है. दूसरी बात है मीडिया ट्रायल का असर जुडिशरी पर भी पड़ता है और जुडिशरी इसीलिए बार बार ये कहती भी है कि बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए, रिपोर्ट हो तो ध्यान से रिपोर्ट हो. और जैसे कि हम लोग जब इसे पढ़ाते भी हैं, मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ और हम लोग जब बात करते हैं मीडिया ट्रायल की तो कुछ केसेस के हम लोग एग्जाम्पल्स बार बार लेते हैं. जैसे कि तलवार वाले केस में भी पहली बार इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने 3 चैनल्स को
नोटिस जारी किया था जिसने कहा था कि मीडिया ट्रायल ने अपने लिमिट्स को क्रॉस किया है, वो नहीं होनी चाहिए। इसी तरह लेकिन कुछ केसेस में ये हुआ कि उसकी वजह से केसेस खुल गए, या तो रीओपन हुए या उन्हें एक नजर दोबारा नजर से देखा गया, जैसे जेसिका लालवानी केस में हुआ। लेकिन ये दोनों अलग एग्जाम्पल्स हैं, मेरा ख्याल है एक्सट्रीम किसी भी तरह से ठीक नहीं है। अगर रिपोर्टिंग हो, न्यूट्रल रिपोर्टिंग हो, सच्चे मन से रिपोर्टिंग हो और सच्ची भावना के साथ रिपोर्टिंग हो कि हम एक स्टोरी को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बताना जरूरी है। बाकी मैं समझती हूँ कि जनता इस देश की ज्यादा समझदार है किसी और से, तो इसलिए जनता पर बाकी चीजें छोड़ देनी चाहिए। लेट द जुडिशरी Journalism. Why did you take up to this specific journalism? And after that, why did you take the crime beat? Was there a prior some influence that got you to do this? Assembly when I was a number of crime stories which were coming up. फुलन देवी का assassination उसी समय हुआ था, मनोज शर्मा केस उसी समय हुआ था, कंधार का जो प्लेन हाईजैक हुआ था ये उसी समय हुआ था। ये सारी स्टोरीज मैंने कवर की थी और उसी दौरान कई बार कोर्ट्स में जाने का मौका मिला, बार मिला। और जब मुझे क्राइम बीट देती मैं हमेशा मानती हूँ कि हर चीज़ किसी वजह से होती है और मुझे उस समय समझ में आया कि किसी वजह से हुई है। मुझे लिखने का शौक था, उस समय पोएट्री का ज़्यादा शौक था, मैं उतना पोएट्री नहीं कर पाती क्योंकि समय नहीं होता, लेकिन मुझे लगा कि क्राइम बीट अगर मिली है तो कोई वजह है और मैं वजह को एक्सप्लोर कर रही थी। और उसके बाद जब मैंने पीएचडी की रेप केसेस पर तभी मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिली जो रेपिस्ट थे और तब मैंने फिर एक अलग संसार को जाना। फिर जब मैं कुछ दिनों तक डोमेस्टिक वायलेंस पर काम करने लगी और तब मेरी किताबें रानियां सब जानती हैं, वो डोमेस्टिक वायलेंस पर ही रिलेटेड कविताएं हैं, एक रानी की नजर से लिखी हुई कविताएं। उसके बाद मुझे लगा कि अब मैं पूरी तरह से फोकस उस एरिया पर करूं जहां पर आमतौर पर कोई ज्यादा नहीं और आमतौर पर लोग जिसे नफरत की नजर से या इग्नोरेंस की नजर से देखते हैं। मुझे मुश्किल काम करने में मजा आता है, मुझे वही काम अच्छा लगता है जिसे ये माना जाए कि ये हो नहीं पाएगा, आसान नहीं होगा। जब मैं तिहाड़ की किताब कर रही थी मुझे सबने कहा, कोई भी ऐसा नहीं जिसने मुझे कहा कि किताब हो जाएगी, मुझे सबने कहा नहीं होगी और जितनी बार सबने कहा नहीं होगी उतनी ही बार मैंने कहा कि होगी। तो मुझे मुश्किल चीज पसंद आती है और इसीलिए मुझे लगा कि अब मैं ये करूं। और फिर मुझे लगा कि यहाँ एक तरह का अलग तरह का डर, अलग तरह का खतरा, अलग तरह का की पेचीदगी है। मैं वो पेचीदगी को खोल कर देखना चाहती थी कि है कितनी पेचीदगी। बाद में मुझे पता लगा कि पेचीदगी असल में इंसान की बनाई हुई, वो अलग तरह की है, उसको खोलने की जरूरत है और उसे बदला जा सकता है। जब मैंने भी शुरू किया, मैं खुद भी एक छोटा सा तिनका ही थी, मेरे काम को कोई नहीं जानता था, लेकिन तिनका होते होते तिनका थोड़ा सा फैला और तिनका ने लोगों की हिम्मत को बढ़ा दिया। कई इनमेट्स की शादी हो गई तिनका की वजह से, मुझे बड़ी खुशी हुई। कुछ इनमेट्स को नौकरी मिल गई। एक इनमेट मुझसे चिट्ठी लेकर गया, उसने कहा कि मैंने तिनका के लिए काम किया, आप एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे दीजिए। मैंने कॉलेज में बहुतों को लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिया, लेकिन ऐसा रिकमेंडेशन मैंने कभी नहीं दिया था। मैंने दिया उससे नाम के साथ, उसने कहा कि अब मुझे नौकरी मिलेगी तो मैं आपको फोन करूँगा। इंटरव्यू के दौरान उसने मुझे फोन किया, उसने कहा कि जो मेरे बॉस हैं होने वाले, वो आपसे बात करना चाहते हैं। उन्हें लगा कि ये जरूर फर्जी चिट्ठी है क्योंकि मैं जेल के अंदर रहा हूँ और वही 420 में रहा हूँ, तो वो पूरा हमें यकीन है ये चिट्ठी मैं गलत आया हूँ, तो आप जरा मेरे बॉस से बात कर लीजिए। तो मैंने कहा तुम ऐसा करो, बॉस के मोबाइल से ही फोन मिलवाओ, ठीक है, क्योंकि उन्हें लगेगा पता नहीं नंबर भी किसी और को मिला लिया, ट्रू कॉलर पे रहेगा, उन्हें यकीन रहेगा। तो बॉस ने फोन किया, बॉस ने कहा कि ऐसा है, ये जो लड़का है आपने वाकई में इसने आपके लिए काम किया। मैंने क्या किया? मैंने कहा जेल में ऐसे उसने ये सब किया था, वाकई किया। तो बोला आभारती का नंदा बोल रही। मैंने कहा आप ऐसा करिए, स्काइप कॉल कर लीजिए, आपको जो भी करना हो वैसे कर लीजिए, लेकिन मैं ही बोल रही हूँ। और मुझे बेहद ही खुशी हुई जब उसे नौकरी मिल गई। मुझे लगा कि इस दुनिया में बदलाव है। उसमें अगर आप इमेज को लेकर कुछ भी लिख सके, अगर आपको लगता है कि इमेज भी अपनी जिंदगी में एक बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि उसे इमेज पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखते रहते हैं हमारे बारे में क्या लोग सोच रहे हैं, वैसा अगर आप कुछ लिखे तो उन्हें अच्छा लगेगा। और आपके मन में कोई भी थॉट आए किताब को लेके, या आपको लगता है कि हाँ कि इन लोगों को भी एक अलग तरह की दुनिया स्वीकार कर सकती है, उनको भी एक स्टिग्मा के बिना वो जीने की कोशिश कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन आपका होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आइए तालियों से स्वागत करें मिस्टर पूरन डावर जी का कि वह आए और हमारी गेस्ट ऑथर वर्तिका नंदा जी को मोमेंटो देकर उनका अभिवादन करें।